आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डेवलप करने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, इसका दूसरा नाम ग्लोबल वार्मिंग का ग्रीन हाउस इफेक्ट भी है। ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग, वार्मिंग मतलब होता है गर्मी और ग्लोबल मतलब यूनिवर्स के। ऐसा प्रोसेस जिसमें कि ऑल ओवर यूनिवर्स में हल्की सी गर्मी बढ़ रही है, वार्मनेस बढ़ रही है, वो इफेक्ट कहलाती है ग्लोबल वार्मिंग। और इसका दूसरा नाम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों कहते हैं ये पहले बता देती हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि नर्सरी में, जो ठंडे प्रदेश है, वहां नर्सरी में पौधों को रखने के लिए टेम्परेचर थोड़ा सा वार्म होना चाहिए, 22-25, तब वो नर्सरी की जो प्लांट्स है वो ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो इसलिए क्या करते हैं कि जो ठंडे प्रदेश है वहां नर्सरी के छोटे छोटे पौधों को इस तरह से ग्लास का हाउस बना देते हैं, हाउस बनाते हैं और उस ग्लास के हाउस में नर्सरी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए रखा जाता है। अब ग्लास के हाउस बनने के कारण क्या है कि जो सोलर रेडिएशंस है, वो सोलर रेडिएशन अंदर आ तो जाती है लेकिन बाहर नहीं जा पाती। आप उसको इस तरह से सोचिए, अगर हमने गाड़ी पार्क करी, कार पार्क करी और 1 घंटे बाद जब वापस गए तो आपको वो टेम्परेचर का डिफरेंस समझ में आ जाता है कि गाड़ियों की ग्लास से टेम्परेचर अंदर जाता है लेकिन वापस आते समय वो इतना वीक हो जाता है कि वापस नहीं आ पाता, तो गाड़ी के अंदर ही रह जाता है और गाड़ी ज्यादा गर्म लगती है। तो बस वही इफेक्ट यहाँ आ रहा है। ग्लास हाउस से सन रेडिएशन आई, सोलर रेडिएशन आई अंदर, अंदर आने के बाद इस एरिया को गर्म करने के बाद वो इतनी वीक हो गई कि बाहर नहीं गई, जिसके कारण से अंदर हल्का सा वार्मनेस लगने लगता है। और चूंकि ये इफेक्ट ग्लास हाउस में किया जाता है और ग्लास हाउस को ग्रीन हाउस बोला जाता है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसलिए इस ग्लोबल वार्मिंग को ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं रियल क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट को सबसे पहले जे फोरियर ने, साइंटिस्ट हैं एक, जे फोरियर ने ईयर 1827 पे ग्रीन हाउस इफेक्ट की खोज की, उन्होंने बताया। और ग्रीन हाउस इफेक्ट को इन्होंने एक और नाम दिया, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट। एटमॉस्फेरिक इफेक्ट। एटमॉस्फेयर इफेक्ट में क्या होता है कि सेम वही चीज कि जो सन से आने वाली रेडिएशंस है, सोलर रेडिएशंस, सन से जो रेडिएशन आई, ये लो वेवलेंथ की थी, लो वेवलेंथ की थी रेडिएशंस, और जिसका वेवलेंथ लो रहता है उसकी एनर्जी बहुत ही हाई रहती है। तो सन से स्टार्टिंग में आने वाले रेडिएशन जिसकी एनर्जी बहुत हाई थी, ये जब एटमॉस अर्थ पे आती है तो अर्थ का जो लेयर है वो, उसमें पहले तो एटमॉस्फेयर रहते हैं, डायरेक्ट हम तक तो नहीं आ पाती, ग्राउंड लेवल के पहले अर्थ में क्या है, एटमॉस्फेयर का पूरा लेयर है। इस तरह से एटमॉस्फेयर है अर्थ में। यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रीन प्लांट्स, पेड़ पौधे, इस तरह से वेजिटेशन, ये सब यहाँ पर बना हुआ है। आने वाली लो वेवलेंथ या हाई एनर्जी की रेडिएशंस जब ये आती है अर्थ सरफेस पे, तो अर्थ सरफेस पे आने के पहले इसको इस तरह से पूरा एटमॉस्फेयर से गुजरना होता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर से गुजरना होता है। और इस अर्थ के एटमॉस्फेयर पे बहुत सारे गैसेस पाए जाते हैं, ऐसे बहुत सारे गैसेस। वो तो पता ही है कि हम जहाँ रहते हैं उसके चारों ओर पूरा ब्लैंकेट है, एयर का ब्लैंकेट है, तो यहाँ पे बहुत सारे गैसेस पाए जाते हैं। अब इन गैसों के कारण आने वाली हाई एनर्जी की रेडिएशंस आती हैं, अर्थ को गर्म करेगी। अब अर्थ में यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, माउंटेन है, रिवर है, प्लांट्स है, बैरन लैंड है, सब कुछ है, सबको गर्म करेगी। गर्म करने के बाद इस एनर्जी रेडिएशंस की शक्ति बहुत कम हो जाती है, मतलब इसमें गर्माहट कम हो जाती है, तो आएगी लॉन्ग वेवलेंथ की रेडिएशन,
और सॉरी आएगी शॉर्ट वेवलेंथ की, ये लो लिखा हुआ है, लॉन्ग नहीं है, लो है, शॉर्ट भी बोल लीजिए इसको। शॉर्ट वेवलेंथ की रेडिएशंस आएगी और जाते समय ये बन जाती है लॉन्ग वेव की रेडिएशन। यहां पर यूज होने के बाद ये लॉन्ग वेव रेडिएशंस बन जाती है। अर्थ को गर्म कर दी, गर्म करने के बाद उनकी शक्ति खत्म हो गई, उनकी एनर्जी खत्म हो गई, तो इनकी एनर्जी थोड़ी सी बच जाती है। और इस समय रास्ते में पड़ने वाले ये कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ये सब गैस क्या करते हैं कि इसकी शक्ति कम हो गई तो ये अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं, उसको अपने अंदर घुसा लेते हैं और बाहर नहीं जाने देते हैं। जब बाहर नहीं जाएगी तो अर्थ का टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आइए इसको अब एक बार टर्मिनोलॉजी के थ्रू समझ ले। अभी तो मैंने एकदम रॉ फॉर्म में समझाया है आपको। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो जे फोरियर ने 1827 पे डिस्कवर किया। उन्होंने देखा, एक ऐसा फिनोमेना देखा कि जिसके कारण से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अर्थ जो है वो चारों ओर से एटमॉस्फेयर से बना हुआ है। एटमॉस्फेयर पे गैसेस प्रेजेंट रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ओजोन, ऐसे बहुत सारी गैस है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, बहुत सारी गैस है। लेकिन हम यहाँ इन 4-5 गैसों का नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यही गैस ऐसी गैस है जो आने वाले रेडिएशंस को ट्रैप करने की कैपेसिटी रखती है। बाकी गैसेस ट्रैप नहीं करती है, इसलिए उनको नहीं बोला जा रहा है ग्रीन हाउस गैस। ये ग्रीन हाउस गैसेस, इसलिए इन गैसेस को ग्रीन हाउस गैस बोला जाता है। और इसके साथ में एक और चीज है CFC, सबसे बड़ा भाई, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन का काम करता है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ऐसी चीज है जो नेचुरल वे पे प्रेजेंट नहीं रहता, ये मनुष्य ने ही बनाया है, तभी आया है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को थोड़ा समय अलग से बताऊंगी और आगे क्या है, कैसे बनता है करके, लेकिन ये गैस एनवायरमेंट में प्रेजेंट रहते हैं। अब आने वाली जो रेडिएशंस हैं, नॉर्मल वे पे जो रेडिएशंस आती हैं सन से, ये सन जो है वो रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है, प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी। इनसे आने वाली रेडिएशंस जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है, हाई एनर्जी रेडिएशंस, जब ये आती हैं तो बीच में एटमॉस्फेयर पड़ता है। आते समय तो इसको क्रॉस करते हुए आ जाती है क्योंकि इनमें एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है। आने के बाद ये जमीन, पेड़ पौधे, ये सब नदी तालाब सबको गर्म करके, और जब ये वापस जाती हैं तो वापस जाने के समय ये लंबी एनर्जी वाली रेज जो है, ये इनमें एनर्जी बहुत कम बचती है, ये बहुत शॉर्ट एनर्जी की हो जाती है। और ये शॉर्ट एनर्जी की रेडिएशंस जब आगे जाती हैं तो रास्ते में इनके ये मिल जाते हैं बड़े बड़े, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। ये क्या करते हैं, ये कमजोर एनर्जी वाले को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं और इस तरह से उनको और कमजोर बना देते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब करके थोड़ी देर रिटेन कर लेते हैं और वापस जाने नहीं देते। जब वो वापस नहीं जा पाती है तब क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और इसी को ही बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग। कॉन्सेप्ट आया समझ में? कि आने वाली ज्यादा एनर्जी वाली रेडिएशंस को जाते समय हर बार ऐसा होगा कि सन से जो रेडिएशंस आएंगी वो ज्यादा एनर्जी की रहेंगी और जब वापस जाएंगी तो कम एनर्जी की हो जाएंगी, क्योंकि उस बीच में रास्ते में सबको गर्म करना पड़ा है उनको, तो उनका टेम्परेचर खत्म हो गया। जब वो वापस जाती हैं, अगर ये सब गैस का कंसंट्रेशन कम रहे तो वो बहुत सारी चीजें जो है वो निकल के स्काई पे चली जाती हैं। लेकिन अगर ये गैस की मात्रा बढ़ गई तब क्या होगा कि ये गैस उसको अपने आप में रोक देती है, जाने नहीं देती, चारों साइड पे उसको स्कैटर्ड करके और कमजोर बना देती। और जब ये कमजोर बना दी तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगा। इस इफेक्ट को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और टेम्परेचर जो बढ़ रहा है वो कैसे बढ़ रहा है? स्टार्टिंग में जो अर्थ का टेम्परेचर था वो लगभग 255 डिग्री केल्विन के लगभग था, और ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण से बढ़ करके जो टेम्परेचर है वो 290 डिग्री केल्विन तक आ गया है। देखिए कितना टेम्परेचर राइज हो रहा है अर्थ का। बहुत सारी चीजें हैं कि गैसेस आई कहां से। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड तो भाई प्लांट्स जो है वो सबसे बड़े सिंक है इसके। डिफॉरेस्टेशन होगा, पेड़ कटेंगे, फॉसिल फ्यूल जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। मीथेन गैस कहां से आई? टेबल पे भी आप इसको देख सकते हैं, बहुत अच्छे से टेबल बना हुआ है यहाँ पे। मीथेन गैस कैसे आई? मीथेन को मार्श गैस कहते हैं।
जहां पर भी सड़े गले चीज है, वेटलैंड है, एनारोबिक डिकम्पोजिशन हो रहा है, वहां मीथेन बनेगा ही। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कहाँ से आया? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आता है ऑटोमोबाइल से, फर्टिलाइजर से, जो हम केमिकल्स डाल रहे हैं ना पेड़ पौधों पे, उससे बनता है ये। ओजोन कहाँ से आया? ये फोटोकेमिकल स्मॉग से आता है। शुरू के लेक्चर्स में हमने बताया था स्मॉग, फॉग, ये सब, तो ओजोन वहां से। ये तो फिर भी ठीक है, ये तो नेचुरल गैसेस हैं। सबसे बड़ा खतरनाक चीज जो है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये मैनमेड है, नेचर पे कभी नहीं पाया जाता था। ये लोगों ने रेफ्रिजरेशन करने के लिए, ठंडा करने के लिए, एयर कंडीशनिंग के लिए इस गैस को इजाद किया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, किसके लिए? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 15 साल तक खत्म नहीं होती। आज हमने जो गैस रिलीज किया है उसका इफेक्ट 15 साल तक चलेगा, और अब एक साथ में कई हजार मॉलिक्यूल्स को तोड़ते चला जाएगा ये। तो ये जो है वो मेजर ग्रीन हाउस गैसेस है। आगे देखते हैं इनका परसेंटेज कितना कितना रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये 50% रोल प्ले करती है ग्रीन हाउस गैस के लिए। मीथेन का रोल जो रहता है यहाँ पे 19% रहता है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का रोल 4% रहता है। ओजोन का रोल 8% रहता है, और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसका रोल 17% रहता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को मैं ऊपर इसलिए लिखी हूं कि सिर्फ ये ग्रीन हाउस में ही नहीं, ओजोन लेयर में तो सबसे बड़ा काम करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो मैन मेड ही है, नेचुरल नहीं है बिल्कुल भी। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट हुए, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल गैसेस हैं, इसलिए इसको जो है हम इसको ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं, GHG, ग्रीन हाउस गैसेस, जो रिस्पॉन्सिबल है इफेक्ट के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ग्रीन हाउस के गैसेस का रिलीज कहाँ कहाँ से होता है? सिंपल शब्द में याद रखिए, फॉसिल फ्यूल जब भी जलेगा, ऑटोमोबाइल, रेलवे, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, डिफॉरेस्टेशन, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, इन सब ये पूरी गैसेस रिलीज होंगी। तो इस तरह से ये टोटल 5 गैसेस हैं, ये याद रखिएगा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए।